जिंदगी को नरक बना के रखा है, समाज को नरक बनाया हुआ है, वो है जाति पाति, धर्म, धार्मिक उन्माद या धार्मिक की जो कट्टरता है। केजरीवाल ने एक विश्वास तोड़ दिया लोगों का कि अब आने वाले समय में 30-40 साल के लिए कोई आंदोलन नहीं हो पाएगा, कोई आंदोलन और कोई यकीन नहीं करेगा। वो जो विश्वासघात किया जनता के विश्वास के साथ, सबसे बड़ा नुकसान केजरीवाल वो कर गया। ना वो प्रशांत भूषण का कर गया, ना वो जोगिंदर यादव का कर गया, ना किसी डॉक्टर गांधी का कर गया। वो सबसे धोखेबाज आदमी है। 2 नंबर बड़ी शर्ट पहनता है, जानबूझ के रेनॉल्ड का पेन लगाता है, सर्दियों में दिसंबर में चप्पल सैंडल पहनेगा। ही प्रिटेंड्स टू बी ए कॉमन मैन, ही इज नॉट ए कॉमन मैन। मैं बहुत जल्दी पहचान गया ही इज ए फ्रॉड, बहुत जल्दी। और बाकी लोगों को तो पंजाब में इसने निकाला है। छोटा सी छोटे को खैरा साहब हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित नेता हैं, उनको, और डॉक्टर दलजीत सिंह को, गुग्गी को, बहुत बड़ी लिस्ट है जो पंजाब में से निष्कासित किया है। डॉक्टर गांधी वाहिद एक ऐसा शख्स है जो उसको लात मार के गया। इस बीजेपी ने हमारी वो खूबसूरती थी, जो गुलदस्ता था एक देश, और जिसके नाम पे हम प्राउड फील करते थे, और जिसके आधार पे लाखों मुसलमानों ने, करोड़ों मुसलमानों ने प्रेफर किया कि हम मुस्लिम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, हम डेमोक्रेट सेकुलर इंडिया में रहेंगे। एंड फॉर दैट मैटर, फॉर मी, दोज मुस्लिम्स आर मोर लॉयल देन द हिंदूज, बिकॉज दे हैड द ऑप्शन। उनके पास ऑप्शन था जाने के लिए। दे ऑप्टेड फॉर नेहरूज इंडिया, दे ऑप्टेड फॉर नेहरूज इंडिया, दे डिडंट ऑप्ट फॉर जिन्नाज पाकिस्तान। जय हिंद, जय भारत साथियों, आज फिर एक और खास शख्सियत हमारे साथ हैं। हम सर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। जैसा आपको पता है, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप 2006 से एमपीज एमएलएस के साथ काम कर रहा है, रणनीति बनाने का काम कर रहा है। और आज हमारे साथ डॉक्टर धर्मवीर गांधी जी हैं, जो सांसद हैं पटियाला लोकसभा से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू जी शहजाद जी। आप 2 बार के सांसद रहे हैं। हाँ जी। तो वर्तमान में आप कांग्रेस में हैं, पहले आपने आम आदमी पार्टी से शुरुआत की। यस। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों में रहे आप, क्या डिफरेंस है दोनों पार्टियों में? देखो, बहुत डिफरेंस है। 2011, 12, 13 में दुनिया भर में एक परिवर्तन की लहर चली। कभी वो अमेरिका की वॉल स्ट्रीट से थी जी, और कभी वो जो तहरीर स्क्वायर था वहां से थी जी, और कभी वो जंतर मंतर से थी। तो एक लेहमैन क्राइसिस के बाद दुनिया में एक उफान आया। तो जो भी बंदा जिसमें संवेदनाएं हैं समाज को लेकर, राजनीति को लेकर, अच्छी दुनिया के सृजन को लेकर, वो संवेदनाएं अक्सर वो प्रकट होती रहती हैं जी। मैं गांव से आया हूँ, पिताजी प्राइमरी स्कूल अध्यापक थे। तो जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में पहुंचे 1971 में, आज से 55 साल पहले, आप कैसी सी है, तो वो गांव की सभी संवेदनाएं साथ में गई। देश नया नया आजाद हुआ था, विकसित हो रहा था। गुर्बत थी, महंगाई, बेरोजगारी थी, गुर्बत थी, जहालत थी, जलालत थी, अनपढ़ता थी, पछड़ापन था। वो सभी गांव से साथ लेके गए। और वही वो समय था जब दुनिया में उथल पुथल थी। कहीं वियतनाम सुलग रहा था, कहीं कंबोडिया सुलग रहा था, कहीं डिगॉल को घेरा जा रहा था फ्रांस की यूनिवर्सिटी में, फ्रांस के प्रेसिडेंट को। और हिंदुस्तान में नक्सलवाड़ी लहर पूरे जोरों पे थी, और बंगाल से लेकर पंजाब तक उसका, हालांकि कोई पंजाब में ऐसी टेरेन नहीं है, पहाड़ी एरिया नहीं जहाँ से गुरिल्ला युद्ध किया जा सके, फिर भी वो एक विचारधारा के तौर पर वो छलांग लगा के पंजाब में भी आ गई। पंजाब में विद्यार्थी आंदोलन बहुत 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 ही जोरदार आंदोलन चल रहा था। 1970 की बात, 1970 की बात है। और ऑल इंडिया रेलवे स्ट्राइक थी, जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह, खूब एक संगठित सार्वजनिक क्षेत्र था। तो मिक्स्ड इकॉनमी थी, तो उसमें जो जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए एक सोशलिस्ट विचारधारा खूब पांव जमाए बैठी थी। और नेहरू खुद उससे प्रभावित थे, और इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी वाला मॉडल वो लेके आए। 5 ईयर प्लान्ड इकोनॉमी, जो बड़े बड़े संस्थान है, चाहे वो इसरो है, चाहे वो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, चाहे वो IIM है, IIT है, भाखड़ा है, PGI है, पंजाब के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, देश भर में यूनिवर्सिटी कॉलेजों का नेटवर्क, और इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, एम्स से लेकर PGI तक उनका नेटवर्क, वो 50 के 60 के दशक में नेहरू ने बना दिया था।
नहीं, बट मेरा सवाल विजनरी जी, तो उस समय हम लोग जवान हुए तो वो संवेदनाएं साथ भी थी। तो मैं बहुत जल्दी विद्यार्थी आंदोलन में शामिल हो गया। अच्छा, नतीजा अभी मैं अपने मेडिकल कॉलेज के चौथे साल में था तो मुझे जेल में डाल दिया गया। अच्छा, आई वाज मेरी पहली जेल यात्रा 1975 की इमरजेंसी की है जी। नौजवान थे, कुछ करने की इच्छा थी, कुछ करने का इरादा था, मर मिटने का इरादा था। सीधी सी बात है, वामपंथी विचारधारा में गए, अच्छा लगा। दुनिया में कभी भी कोई सामाजिक आर्थिक न्याय होगा, न्याय जस्टिस होगा तो वो वामपंथी विचारधारा के द्वारा ही होगा, भले मैं रहूं आप में, भले मैं रहूं कांग्रेस में। ये मेरी पक्की धारणा है। ऐसा क्यों मानते हैं आप? ऐसा क्या है इसमें? देखो ये दुनिया, पूरी दुनिया से फिर क्यों सुकड़ता जा रहा है अभी? तो वो बात अलग है। जब हिस्ट्री है, जब हिस्ट्री को हम मेयर करते हैं तो जो हमारे सामने जो एक कैनवास है हम वहां तक मेयर कर सकते हैं। हिस्ट्री का कैनवास बड़ा लंबा होता है। इट टेक्स हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर। गुलाम थे, हजारों साल गुलाम प्रथा रही। जागीरदार आए, हजारों साल जागीरदार प्रथा रही। फिर राजे महाराजे आए, हजारों साल दुनिया में राजे महाराजे की प्रथा रही। इंग्लैंड ने हम पे 300 साल तो इंग्लैंड राज कर गया हमारे ऊपर। फिर वो खत्म हुआ डेमोक्रेसी। फिर सो इसलिए जब जो हमारे सामने कैनवास है, हम मिडिल क्लास वाले लोग वहां तक देखने के आदी हैं, हमें आदत है। उससे आगे नहीं देख पाते, पीछे भी नहीं देख पाते। पीछे भी नहीं देख। तो इसलिए वो आंदोलन में आया। तो फिर विद्यार्थी जीवन में से लेकर फिर मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर बना, पेपर दिया, डॉक्टर बना, फिर डॉक्टर थ्रू प्रोफेशन सेवा किया। फिर एक गांव में मैं गया, 10 साल वहाँ लगाया, लोगों के बीच में घुल मिल गया। तो फिर एमडी किया, फिर एमडी करके डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी में आया, वहाँ पे मैंने टीचिंग भी किया और क्लिनिकल वर्क भी किया। तो फिर इसी बीच में साइंटिफिक टेम्पर और सोसाइटी पे सारे पंजाब में लेक्चर देता रहा, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में। हाँ, मैंने सुने आपके कई सभी लर्निंग जो हायर लर्निंग के इंस्टीट्यूशन थे, मैं वहां जाता रहा टू मेक पीपल अवेयर। बिकॉज जो हमारे समाज में वाइसेस हैं, जिन्होंने हमारी जिंदगी को नरक बना के रखा है, समाज को नरक बनाया हुआ है, वो है जाति पाति, धर्म, धार्मिक उन्माद या धार्मिक जो कट्टरता है, और जेंडर बायस, औरतों के प्रति जो नजरिया समाज का है, औरतों के प्रति, इवन पढ़े लिखे लोगों तक का, और जो देश के प्रति नजरिया है कि मेरा देश महान है, दूसरा देश महान नहीं है। आप चाहे नफरत करें ना करें, जो देश अहंकार है, जाति अहंकार है, धर्म अहंकार है, वो लिंग अहंकार है। तो उन सभी बातों पे मैं विद्यार्थियों से खास तौर पे और नई पीढ़ी से आमतौर पे मैं उनसे बात करता रहा हूं। और जब आपके अंदर कुछ सुलगता है ना, तो जब भी उसको चिंगारी कहीं मिलती है तो उसमें आग लग जाती है। तो इसीलिए फिर मैं 4 साल में 3 साल 81 से लेकर 84 तक सरकारी नौकरी छोड़कर लुधियाना चला गया माइग्रेटरी वर्कर्स में। यूपी, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान से मजदूर थे। तो मैंने वहां 3 साल मजदूरों में काम किया, उन्हीं के साथ बैठा, उन्हीं के साथ खाया, उन्हीं के साथ सोया। वहाँ एक पर्चा निकाला, क्रांति पथ, उसका संपादक था। तो फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया। जो मजदूर कंट्रैक्ट थे वो भाग गए पंजाब छोड़ के, डर के अब तो कत्लेआम होगा, क्योंकि दिल्ली दंगे हो गए साथ में जी 84 में जी। तो उसके बाद मैं फिर दोबारा मैंने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर लिया। तो फिर आम आदमी पार्टी का फिनोमेना आया। तो मैंने सोचा कि देश की राजनीतिक दृश्य पे एक नया सूरज उगाया है, एक नई ठंडी हवा का झोंका आया है। तो मैं इनकी सभी बातों पे, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पारदर्शिता, हाई कमांड कल्चर का ना होना, वीआईपी कल्चर का ना होना, जो सारी बातें जो जिनके लिए हम लोग कमिटेड थे पहले से, ऐसा समाज होना चाहिए। तो मैं बड़ा इम्प्रेस, मैं नहीं कह अकेला, मेरे जैसे लाखों लोग इम्प्रेस हुए। नौकरियां छोड़ के आ गए लोग, कारोबार छोड़ के आ गए, आईएएस की तैयारी छोड़ के आ गए, कंपनी छोड़ के आ गए, लाखों लोगों को। और ये लहर जो मूवमेंट थी अपनी चपेट में ले लिया। लोग मेरे से पूछते हैं कि
केजरीवाल ने आपके अच्छा नहीं किया। केजरीवाल ने मेरे साथ मेरे साथ अच्छा करना करने की बात ही नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर रहूंगा। हर रोज 150 लोगों को मिलता हूँ, 300 लोगों को मिलता हूँ, 150 मरीज देखता हूँ, तो मेरा क्या जाएगा। केजरीवाल ने एक विश्वास तोड़ दिया लोगों का कि अब आने वाले समय में 30-40 साल के लिए कोई आंदोलन नहीं हो पाएगा, कोई आंदोलन और कोई यकीन नहीं करेगा। वो जो विश्वासघात किया जनता के विश्वास के साथ, सबसे बड़ा नुकसान केजरीवाल वो कर गया। ना वो प्रशांत भूषण का कर गया, ना वो जोगिंदर यादव का कर गया, ना किसी डॉक्टर गांधी का कर गया। बस ही उसने एक ड्रीम का मर्डर किया है, जो ड्रीम अक्सर लोग दशकों के बाद लेते हैं। उस ड्रीम का मर्डर केजरीवाल ने किया, उस ड्रीम का मर्डर किया। कहता कुछ हो रहा, फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है। अच्छा, ही इज ए टोटल फ्रॉड। वो सबसे धोखेबाज आदमी है। 2 नंबर बड़ी शर्ट पहनता है, जानबूझ के रेनॉल्ड का पेन लगाता है, सर्दियों में दिसंबर में चप्पल सैंडल पहनेगा। ही प्रिटेंड्स टू बी ए कॉमन मैन, ही इज नॉट ए कॉमन मैन। उसमें वो सभी प्रवृत्तियां हैं जो किसी बगड़ैल नेता में होती हैं। आपको कब एहसास हुआ इस बात का? मुझे कुछ 6 महीने में हो गया। 6 महीने में जब दिल्ली आया, दिल्ली से पहले दिल्ली दूर था ना, इतना संपर्क नहीं था, बातचीत भी नहीं होती। मैं बहुत जल्दी पहचान गया ही इज ए फ्रॉड, बहुत जल्दी। और बाकी लोगों को तो पंजाब में इसने निकाला है। सुचेता सिंह छोटे पर को, खैरा साहब हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित नेता हैं, उनको, और डॉक्टर दलजीत सिंह को, गुग्गी को, बहुत बड़ी लिस्ट है जो पंजाब में से निष्कासित किया है। डॉक्टर गांधी वाहिद एक ऐसा शख्स है जो इसको लात मार के गया कि यू आर नॉट ए मैन ऑफ माई ड्रीम, यू आर नॉट ए पार्टी ऑफ माई ड्रीम, यू आर नॉट ए पार्टी ऑफ माई आइडियल विद विच आई केम टू ज्वाइन दिस पार्टी आफ्टर लीविंग माई रोरिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो सर, हम चर्चा कर रहे थे, आपने बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन ये सवाल मेरे मन में बहुत पहले से था, मैं आगे पूछता, लेकिन अब आपने क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का नाम ले दिया, इतने के बाद भी दिल्ली में भी उन्हें देखिए 10 साल का मौका मिला, पंजाब में भी, पंजाब की जनता मूर्ख तो है नहीं, उन्होंने भी मौका दिया और अभी बाई इलेक्शन भी जीत गए, और लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले तो हम फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। तो एक तरफ आप कहते हैं वो व्यक्ति फ्रॉड है, उसी के चेहरे पे तो सरकार बन रही है, तो दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती सर। नहीं, वो ना अक्सर लोग मार खाते हैं। अच्छा, जब मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग, प्रशांत जैसे जो एक अच्छे अधिवक्ता हैं, ऐसे लोग, जोगिंदर यादव जैसे राजनीतिक तौर पर बहुत तेज लोग, हजारों लोग मार खा गए। तो गांव का गरीब आदमी का वो किस बाकी मूली। और वो इससे क्यों, वो कांग्रेस से लगातार मार खा रहे हैं पिछले 70 साल से, भाजपा से मार खा रहे हैं पिछले 11 साल से। आप तो कांग्रेस से सांसद हैं और आप कह रहे हैं कांग्रेस से मार खा रहे हैं। हमारा पर्सपेक्टिव ही और है, हमारा पर्सपेक्टिव आज बातचीत का और है। कांग्रेस की मैं हूं, आई एम इन कांग्रेस फॉर ए डेफिनेट पर्पस। मेरा मकसद ये, हाँ, वो मकसद ये है कि मैंने ये 24 की लड़ाई एक जंग लड़ी है। जंग लड़ी है कि मैं जिस राजनीतिक माहौल में पैदा हुआ, जिस सामाजिक माहौल में मैं बड़ा हुआ, जिस आर्थिक माहौल में मुझे तरक्की करने के मौके मिले, मैं गांव से उठकर डॉक्टर बना, मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल टीचर थे। एक समाज, एक संतुलित समाज था, एक कोई धर्म के नाम पे कोई घृणा नहीं थी, ठीक है। तो आर्थिक विषमता इतनी नहीं थी कि भी कोई गिनती नहीं हो रहा है, कि कोई विषमता इतनी नहीं थी, और ना ही ये धार्मिक ध्रुवीकरण था इतना, और जातिवाद था, पर उसकी ये भयंकर रूप नहीं था। तो मैं उसी फिजा में जिसमें पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ा हूं, डॉक्टर बना हूं, मैं उसी फिजा में मरना चाहता हूं। मैं हिंदू राष्ट्र में नहीं मरना चाहता, मैं डेमोक्रेटिक सेकुलर सोवरेन इंडियन रिपब्लिक में मरना चाहता हूं। आई वांट टू डाई इन दैट, एंड इन फैक्ट आई डोंट, कांग्रेस डजंट नीड मी, आई नीड कांग्रेस टू सर्वाइव माई आइडियाज। अगर कांग्रेस जिंदा नहीं रहती तो देश में जमहूरी जिंदा नहीं रहेगी। एंड नॉट ऑल कांग्रेस, राहुल कांग्रेस। अच्छा, राहुल कांग्रेस और ऑल कांग्रेस में क्या बहुत फर्क है, बहुत फर्क। जैसे उसमें क्या आरएसएस के लोग हैं, जैसा आरएसएस के लोग कहते हैं, वो अलग से कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ कि जब कांग्रेस की फ्रीडम स्ट्रगल की लेगेसी खत्म हो गई 70 तक, तो उसके बाद 75 तक कांग्रेस में अपॉर्चुनिस्ट, मौकाप्रस्त, करप्ट, बेईमान और चापलूस लोग कांग्रेस में आने शुरू हो गए, और उनकी 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियां इसमें पैर जमा चुकी है।
ये 2025 है, 75 to 50 ईयर डाउन द लाइन। अब ये कांग्रेस बहुत मुश्किल कांग्रेस है राहुल के लिए। राहुल इतिहास की सबसे मुश्किल लड़ाई इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री की राहुल लड़ रहा है। एक तरफ वो दैत्य भाजपा और आरएसएस है, और दूसरी तरफ बैकवर्ड कांग्रेस है, सेल्फ जो अभी जो विचारधारक तौर पर दिवाला है, जिसका मेजॉरिटी लोगों का। बहुत कम लोग हैं जो राहुल के पायदान पर बैठ के सोचते हैं, उस स्तर पे सोचते हैं। बाकी सब सत्ता की लड़ाई के भूखे हैं, सत्ता की मैं पता नहीं, आई डोंट नो आई शुड से और नॉट, बाकी सब सत्ता की दौड़ में है। वो राजनीतिक संघर्ष जो जिंदगी मौत का संघर्ष है डॉक्टर गांधी के लिए और मेरे जैसे उन हजारों लोगों के लिए जिन्होंने कभी बचपन से मेडिकल कॉलेज सपना सजोया था कि अच्छा सुंदर समाज बनाएंगे, बराबरी होगी, आर्थिक इंसाफ होगा, सामाजिक इंसाफ होगा, धर्म का बोलबाला नहीं होगा, जाति का बोलबाला नहीं होगा, गरीब अमीर का जो वो कम होगा, भेदभाव कम होगा, सुंदर समाज होगा। तो जो हमारे जैसे लोग जो आए थे, लाखों लोग आए थे, और 50, 60, 70 तक वो प्रवाह काफी जोरदार ढंग से चला, दुनिया में चला, यहाँ नहीं दुनिया में चला। आज उसकी ठीक है, उसके बुरे दिन हैं, पर इसका मतलब ये नहीं। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई कांग्रेस वापस पुरानी कांग्रेस बन सकती है? राहुल गांधी जैसे मेहनत कर रहे हैं, वापसी कर सकती है कांग्रेस? देखो, वापसी कांग्रेस को अगर नहीं करेगी, आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, वो तो आपसे बात करके पता चल रहा है। हाँ, अगर नहीं वापसी करेगी, मैंने एक नोट लिखा किसी के लिए, तो मैंने कहा इस वक्त कांग्रेस को ठीक करने का मतलब है कि ऐसे जहाज की रिपेयर करना जो समुद्र में चल रहा है, जिसकी मजबूरी है चलना, समुद्र में तूफान है और चलते तूफान के फट्टे बदलने हैं। अगर तूफान में, हाँ, अगर फट्टे गलत बदलेंगे तो भी डूब जाएगा, अगर फट्टे ना बदलेगा तो भी डूब जाएगा। दिस कांग्रेस हैज टू रेक्टिफाई इटसेल्फ। इस कांग्रेस को अपने को दुरुस्त करना होगा सैद्धांतिक तौर पर। और जो राहुल जो लेके आया, एक हाथ में मनुस्मृति और दूसरे में संविधान, वो सिंबल है एक नई कांग्रेस का, क्लैरिटी का, आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी का, सैद्धांतिक स्पष्टता है वो कि बट फॉर द कांग्रेस इज। वो कितने कांग्रेसियों में है वो? नहीं तो क्या आपको लग रहा है राहुल गांधी जी अकेले वो लड़ाई लड़ पाएंगे? राहुल गांधी देखो, राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पर, लेकिन टीम तो नजर नहीं आ रही है। पर क्या करें अगर राहुल गांधी के साथ टीम नहीं आ रही तो देश में जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो कितना रैशनल है? ये अकेला ये नहीं कि बीजेपी वोटों से हेराफेरी करती है, वोटें बढ़ाती है, ईवीएम को मैनिपुलेट करती है, ये नहीं। हिंदू हार्टलैंड में लोगों का माइंड हैक हुआ पड़ा है, दिमाग हैक कर रखा है, दिमाग हैक हो गया। मैं तो बार बार ये बोलता हूँ कि ईवीएम हैक नहीं, दिमाग हैक है। वो तो उसका छोटा हिस्सा रहेगा, 2%, 90% दिमाग हैक हो गया। तो उस हैक दिमाग कैसे होगा डॉक्टर साहब? आप तो देखो, मैं नहीं करूंगा तो मेरा बेटा करेगा, वो नहीं करेगा उसका बेटा करेगा, ऐसे ये देश नहीं चलेगा। हमारे देश की खूबसूरती थी कि सारे यूरोप में, अगर आपने स्टडी पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी होगी, जो जर्मन की जर्मन बन गया, फ्रेंच का फ्रांस बन गया, रशियन का रशिया बन गया, नॉर्वेजियन का नॉर्वे बन गया, फिनिश का फिनलैंड बन गया, ऑस्ट्रियन का ऑस्ट्रिया बन गया, देश बन गए अलग अलग भाषाओं के। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था, कोई कन्नड़ बोलता, कोई मलयालम बोलता, कोई तेलुगु बोलता, कोई बंगला बोलता, कोई पंजाबी बोलता, कोई उड़िया बोलता, देश एक था। कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, कोई देश एक था। इस बीजेपी ने हमारी वो खूबसूरती थी, जो गुलदस्ता था एक देश, और जिसके नाम पे हम प्राउड फील करते थे, और जिसके आधार पे लाखों मुसलमानों ने, करोड़ों मुसलमानों ने प्रेफर किया कि हम मुस्लिम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, हम डेमोक्रेट सेकुलर इंडिया में रहेंगे। एंड फॉर दैट मैटर, फॉर मी, दोज मुस्लिम्स आर मोर लॉयल देन द हिंदूज, बिकॉज दे हैड द ऑप्शन। उनके पास ऑप्शन था जाने के लिए। दे ऑप्टेड फॉर नेहरूज इंडिया, दे ऑप्टेड फॉर नेहरूज इंडिया, द जनरल ऑप्ट फॉर जिन्नाज पाकिस्तान, सो दे आर मोर लॉयल देन हिंदूज। सो ऐसी बात, बहुत सारी बातें की जा सकती है। अभी वर्तमान में जैसा हम बात कर रहे हैं, आखिर ये बीजेपी और आरएसएस इतनी बड़ी बनी कैसे? इसमें कहीं तो गलती हुई है, स्वीकार तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आपका एक एक सवाल के लिए पूरा दिन चाहिए। आपको सीधी सी बात बताता हूँ, ये बनी है कांग्रेस की वजह से। अरे यस,
आरएसएस और कांग्रेस- बीजेपी के खड़े होने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि जो कांग्रेस का हिस्टोरिकल टास्क था, जो मॉडर्नाइजेशन का जो आइडिया, मॉडर्नाइजेशन जो नेहरू लेके आया था, जो साइंटिफिक टेम्पर की बात थी, साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक विचारधारा, बंदों को रोशन दिमाग करना, इन बातों से बाहर निकालना, वो कांग्रेस का काम था। इट वाज रूलिंग पार्टी फॉर 50-60 ईयर्स। कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस नहीं कर पाई, कांग्रेस उसी रास्ते पे चली। और बहुत से, और आई एम ए कांग्रेस एमपी नाउ, आई डोंट वांट टू गो इनटू मेनी। नहीं, लेकिन आप स्टेट फॉरवर्ड है तो बताइए ना, कम से कम लोगों को पता चलेगा, लाखों लोग सुनते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं आई एक्सट्रापोलेटेड, मैं पंजाब के साथ एक्सट्रापोलेट करता हूँ। पंजाब में आम आदमी, केजरीवाल नहीं जीता, पंजाब में कांग्रेस और अकाली हारे हैं। अच्छा, दिस इज नेगेटिव वोट। पीपल वांट टू, लोगों ने कांग्रेस और अकालियों को हराना था। कुछ भी कौन जीतता है मुझे लोगों की सलाह दीजिए, चाहे गरा होता वो उनको उसको जिता देते वो। अच्छा, यस। तो इसीलिए एक परसेप्शन क्रिएट की गई 11-12 में, जो विवेकानंद फाउंडेशन द्वारा, और पीछे आरएसएस थी। हम लोग अंधे थे, मैं भी अंधा बन गया और मैंने देश से माफी मांगी है कि अपनी उस एक्टिविटी द्वारा, चाहे मैं एमपी बन गया, पर मैं देश को एक ऐसी शक्ति के हाथ में सौंपने का एक इंस्ट्रूमेंट बना, संद बना, जो भाजपा को राजनीतिक अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए जो मूवमेंट चली थी, और वो स्थापित हो गया। तो आप ये मानते हैं कि इसके पीछे आरएसएस का हाथ था? और बिल्कुल 100% विवेकानंद फाउंडेशन। हाँ, विवेकानंद There are pictures common with Ajit Doval and Rajnath Singh and Kejriwal and Kiran Bedi. You might have seen. Yes. It's on the record. अजीत डोभाल जी तो फाउंडर विवेकानंद फाउंडेशन के हैं। लेकिन आप ये आपको कब एहसास हुआ था ये वाली बात की आरएसएस है? क्योंकि हम लोग थे रामलीला मैदान में, हमें एहसास था कि ये आंदोलन जितना ऑर्गेनाइज है, ये आरएसएस ही ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो आप लोगों को एहसास नहीं था? देखो, हम लोग पंजाब में बैठे थे ना, एक पंजाब की नेचर है, रेबिलियस नेचर है पंजाब की, बागियाना पंजाब की अंदर से है, चाहे भगत सिंह का हो, गदरी बाबे हो, भगत सराबे हो, वो हरा इनकलाब करना हो, वो बाहर से विदेशी जो आते थे आक्रांता, उनसे लड़ना हो, और वो महाराजा रणजीत सिंह नक्सलवाड़ी हो, खालिस्तान हो, पंजाब कुछ ना कुछ करता रहा है। तो हम लोग सोचा कि ये तो इनकलाब आ गया, ये तो कमाल की बात होगी। तो बहुत जल्दी, जब ये पहली मैं मीटिंग, उसका पार्ट था मैं एनसी का, नेशनल काउंसिल का, जब पहली काउंसिल हुई यहाँ दिल्ली में, जब 2015 में ये 67 सीट लेके आए, तो उसमें मैंने इनका रंग रूप देख लिया सारा। अच्छा, जो आपने अपोज किया इनको? बिल्कुल। I directly came from that conference along with Prashant Bhushan and Jogendra Yadav to Press Club of India. I was only MP जिसने रिवोल्ट कर दिया। ये दे मेड मी LOP, I was LOP। लोकसभा में LOP था मैं, आम आदमी पार्टी का। भगवंत मान सभी लोग ये मेरे से पूछ के बोलते थे ये, तो I was LOP। So, but we did not come to become LOP. For that matter, Prashant Bhushan did not come to this movement to augment his practice. ना जोगेंद्र यादव को। We came out of passion for a better world, for a better society, for better politics, for better India, for better world. उसको इसने, उसका कत्ल किया हमारे सपने का केजरीवाल ने। इसलिए he is the most biggest culprit of the last 20 years. अभी हम राजनीति पे बात कर रहे हैं, तो आपसे बात करके बड़ा मजा भी आ रहा है, लेकिन क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, कुछ सवाल ऐसे हैं जो, आप जब राजनीति में आए और आज की राजनीति को जब आप देखते हैं, क्या नहीं लगता कि राजनीति बदल गई है, पैसे का खेल? हाँ, it is prostitution now. It is political prostitution. इनवेरिएबली। ऐसे नहीं कि सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यही है, क्योंकि वो वैल्यू सिस्टम पूरा चेंज हो गया। पर दूसरी बात, सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि मैं तो बहुत, बिकॉज आई एम 75 नाउ, आपसे बहुत बड़ा हूँ, आपका तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि
65-70 तक ये पुरानी लेगेसी फ्रीडम स्ट्रगल की, हमारा देश महान नया देश बनाना है, हर गांव स्कूल कॉलेज खुल रहे, यूनिवर्सिटियां खुल रही थी, संस्थान खुल रहे थे। आपने नहीं देखा, हमने वो पीरियड देखा। जी, और हम उस पीरियड की प्रोडक्ट हैं। जी। मैं कभी डॉक्टर न बन पाता अगर मेरी फीस आज जितनी होती। हमारी फीस थी 300 रुपये साल की, मेडिकल कॉलेज की। हॉस्टल थी 25 रुपये महीने की। तो आई मीन ये सारा कुछ आई एम विटनेस टू दैट। और बहुत समाज में जो जेन्युइन लोग थे वो राजनीति में आए। अब आज आप अपने मोहल्ले के, अपने शहर के 25 लोगों को मिलिए, हु आर गुड, शरीफ हैं, ईमानदार हैं, मेहनत से कमाई करते हैं, गुजारा अच्छा है, समाज में पैंट है उनकी पूछताछ है। उनको बोलो जी हमारी बेनती है कि आप हमारे ना विधायक बन जाइए। वो कहेंगे जी ये कुत्ता काम मेरे से ना करवाओ, मेरे से पैसे जो मर्जी ले लो। शरीफ आदमी डरता है राजनीति में आने से। क्यों डरता है? कारण क्या है? वो डरता है कि गुंडागर्दी है, बदमाशी है। तो धर्मवीर गांधी जी नहीं डरे? उन्हें डर नहीं लगा? देखो जो हम लोग तो गुड़ती लेके पैदा हुए हैं 70 से। कभी जेल में थे, कभी मजदूरों में थे, कभी अन्ना हजारे के साथ थे। और आज राहुल राहुल ने वो टॉर्च उठाई है जमहूरियत को, धर्मनिरपेक्षता को, और सेकुलरिज्म को, और प्लूरलिज्म को, और कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की। तो आई एम विद राहुल। मैंने राहुल से कुछ नहीं लेना, मैंने कांग्रेस से कुछ नहीं लेना। आई एम देयर बिकॉज आई वांट टू लिव। मैं जीना चाहता हूँ। आई वांट टू लिव इन ए बेटर इंडिया एंड आई वांट टू स्ट्राइव फॉर ए बेटर इंडिया एंड विद ए होप। ये मिडिल क्लास का होता है कि यार बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि आप सभी लोग बैठे हैं तो तेरा हमारी उम्र में तो होगा नहीं, फिर फायदा क्या है? जो सुविधाएं हम इंजॉय कर रहे हैं, ये लाइट है, ये कैमरा, ये सब कुछ है, एसी है, कार है, जहाज है, वैज्ञानिक जो हमने बीमारियों से छुटकारा पाया, प्लेग से, चेचक से, पोलियो से। डू यू थिंक यू फॉट फॉर इट? आप लड़े थे इसके लिए? नहीं, हम तो नहीं लड़े। Somebody else did it for us. Somebody else did it for us. अगर आज हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं तो जरूरी नहीं हम इसका फल भोग पाएं। Somebody else will enjoy the fruits of our social labor, political labor, intellectual labor. और जो आज जितनी हम, चाहे वो नेचुरल साइंसेस है, चाहे वो सोशल साइंसेस हैं, जितनी प्राप्तियां 8 घंटे की दिहाड़ी है, तो आप थोड़ी लड़े थे। शिकागो के मजदूर लड़ गए थे 1887 में, मर गए थे 8 घंटे के लिए। 18 घंटे लड़ते थे लोग। हमें आजादी मिली, हम थोड़ी नहीं लड़े, लेकिन हम थोड़ी लड़ाई लड़ी तो आज हम आजाद हवा में घूम रहे हैं। सो ये मिडिल क्लास का पैटीनेस है, जो छोटापन है कि वो ना, हाँ वो स्वार्थ है कि हमें क्या, हाँ वो अपने जो कैनवास सामने है ना वहां तक देखते हैं, कैनवास के पीछे क्या था और आगे क्या हो सकता है उसके लिए वो तैयार नहीं है। वो कैसे तैयार होंगे? कैसे तैयार किया करेंगे लगे हुए हैं। आइए फिर भी कुछ ऐसा आइडियाज दीजिए ना। यूथ जो मुझे सुनता है, 5 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, तो क्या किया जाए? कैसे जगाएं उन लोगों को? वैसे आपको सीधी बात बताऊं? जी बिल्कुल सीधी बात ही बताइए। सीधी बात ये है कि हर नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से तेज होगी। कंफर्म है, तो फिर भी मैं भी बोलता हूँ। और ऑनेस्ट होगी, ये भी बताऊं आपको। ऑनेस्ट होगी तो डाउट है थोड़ा सा। मैं बताता हूँ कैसे। अकेली एक बात की, ऑनेस्टी इज ए लार्जर कंसेप्ट। मेरे बाप को लगता था कि मेरे को अकल बहुत है, मेरे बेटे को नहीं है। मेरे को लगता है मेरे को अकल बहुत है, मेरे बेटे को नहीं है। हर बाप को लगता है कि सारी समझ मेरे पास है, मेरा बेटे को इसको नहीं कुछ। मेरे पिताजी भी यही सोचते। फैक्ट ये है कि हर पीढ़ी अपना जगह बना लेती है। आई टेल यू हाउ ऑनेस्ट द न्यू जनरेशन इज। हमारे कॉलेज में 150 की क्लास थी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर। 18 लड़कियां थी उस वक्त, कम आती थी। 132 लड़के थे। 18 लड़कियों के चक्कर थे, दोस्त थे, बॉयफ्रेंड थे। और सभी को पता था सारी क्लास को कि ये जोड़े बन चुके हैं। एट द एंड ऑफ 5 years 2 मैरिज हुए। 16 लड़की जहाँ माँ बाप ने चला दी वहां वो चली गई, और जो लड़का था जहाँ माँ बाप ने शादी कर दिया उधर से। आज हरियाणा में लड़का दरख्त पे टांगने को तैयार है, हाई कोर्ट से सिक्योरिटी लेने को तैयार है, बट ही सेज आई विल मैरी हर। इज इट नॉट दैट ऑनेस्टी? दे आर ऑनेस्ट इन रिलेशनशिप्स।
In terms of relationship, yes, they They're very honest than our generation. हमारा तो फ्रॉड था. So इसलिए I have faith in future. I have faith in future. जैसे हम लोग इस बात में मजाक उड़ाते हैं कि यार आज से 400-500 साल पहले इस देश में जानवर थे या बंदे थे जिन्होंने औरत को जला दिया, उसका पति मर गया, साथ में सती कर दिया उसको. सती कर दिया. देवर क्रूअल पीपल, जालिम थे वो. हम उनको और वो जो गोदी में उठाकर बाल विवाह, गोदी में उठाकर दूल्हा दूल्हे को, हम कहते बट नॉनसेंस दे वर डूइंग, हम कहते हैं ना. कहते हैं. और जिसको विधवा को शादी नहीं करने देते थे, अब अगर मेरी बहन विधवा हुई तो हमने शादी कर दिया उसका. प्रोग्रेसिव हुए हैं. इसीलिए इसी तरह से आज से 100 साल बाद लोग पूछेंगे कि 80s 90s में पंजाब में बंदे बसते थे या जानवर बसते थे, जिन्होंने पंजाब में कुछ लोग इसलिए बसों से निकाल कर मार दिए कि उनके सिरों पे पगड़ी नहीं थी, और दिल्ली इसके लिए जला के मार दिए कि उनके सिरों पे पगड़ी थी. ये रैशनैलिटी क्यों नहीं आएगी? आएगी. अगर ये नहीं आती तो मानवता जिंदा नहीं रहेगी. मेरी बात समझ. बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात. बिल्कुल. अगर ये सेंसिटिविटी नहीं आई तो अगर ये सेंसिटिविटी नहीं आएगी तो इसमें नहीं आएगी, उसमें नहीं आएगी, अगले बच्चे में नहीं आएगी. यार पागल थे, दिल्ली में जला दिए, जिंदा जला दिए टायर डाल कर, कि जिनके सिर पर पगड़ी थी, और पंजाब में बसों से निकालकर ब्लैक गोली से मार दिए क्योंकि उनके सिर पर पगड़ी नहीं थी. व्हाट नॉनसेंस, व्हाट रैशनल. क्या आपका कहने को है कि आप हमारी पीढ़ी के पास, तो ये आने वाली पीढ़ी वो समझदार होगी, ईमानदार होगी. हाँ, मेरा ऐसा मानना है. अगर मैं ऐसा ना मानूं, अभी सोचिए, अगर मैं ऐसा ना मानूं तो मैं जिंदा नहीं रह सकता. कोई सोच सकता था 2024 में धर्म का उन्माद इतना ज्यादा होगा? हम तो नहीं मान सकते थे, लेकिन आज हो रहा है. ये पीढ़ी, जो जिस पीढ़ी की आप तारीफ कर रहे हैं, वही पीढ़ी तो है ये. नहीं देखो, वो तो फायदा किससे हुआ? वो तो एक कैलकुलेटर एजेंडा है. क्योंकि अनपढ़ रखना, बेरोजगार रखना, अनपढ़ और बेरोजगार ही त्रिशूल उठाएगा, वही खालिस्तान का झंडा उठाएगा, धर्म की लड़ाई लड़ेगा, वही धर्म की लड़ाई लड़ेगा. यानी कि अपने सबके बच्चे ऑक्सफोर्ड में है, स्टैनफोर्ड में है, जहाँ ये दूसरे इंस्टीट्यूशन में बाहर पढ़ रहे हैं. हमारे बच्चे, वो अनपढ़ बच्चा ही कावड़ी बनेगा, जो जिसके पास कोई काम नहीं है, जिसको रोज का तो आप तो क्योंकि चलिए लेफ्टिस्ट हैं, तो आप तो धर्म को मानते नहीं है. हाँ, जो धर्म को मानते हैं उनकी तो आस्था है ना. वो कहते हैं हमारी आस्था है कावड़ में. कोई आस्था नहीं. साइंस, अब मैं आपको प्रेडिक्ट करता हूँ जी. If you look at the history of the world, Scandinavian country, Sweden, Denmark, Belgium, Iceland, and then you come to Estonia, Finland, Switzerland, 70% population is already नास्तिक. चर्चेस सेल पे लगी हैं, चर्चेस बिक रही हैं, चर्चेस. आपको भी आर्टिकल पढ़िए. अच्छा. एंड जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, सबसे अच्छा कहाँ है? फिनलैंड का और स्कैंडिनेवियन कंट्री का है. सबसे खुश मुल्क वो है जहां भगवान नहीं है, जहां रिलीजन नहीं है. यस. तो हम मानते हैं रिलीजन के नाम पे एक बहुत बड़ा धंधा चल रहा है. नहीं, रिलीजन का क्या हुआ कि रिलीजन क्या हुआ, बड़ी लंबी चौड़ी बात हो जाती है कि जब आदमी ना बंदर से मानव बना, उसने चौपाए से खड़ा हो गया, हाथ यूज करने शुरू कर दिए, दिमाग विकसित होने लगा, तो उस और दिमाग बड़ा, इट टुक मिलियंस ऑफ इयर्स, ये लाखों साल का इतिहास है. तो उसने देखा कि ये आग लग गई, सब तबाह हो गया, मर गए. आप भी, बंदा भी झुलस के मर गया, बंदर भी मर गया. तो तूफान आया तो दरख्त गिरा, वो 4 बंदर मर गए. तो सांप ने काटा, वही बंदा मर गया. और ये बाढ़ आई तो सभी कुछ ले गई. तो आसमान से बिजली कड़की और दरख्त सूख गया, बंदा मर गया. तो वो सभी चीजें जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसने सर्प देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, सबको देवता बना दिया उसने. आज वो देवता माचिस की डिबिया में बैठा है जो किसी वक्त अनकंट्रोलेबल था. टुडे इज नॉट द केस. सो मेनी मिस्ट्रीज ऑफ टुडे विल बी सॉल्व्ड टुमारो, एज मेनी हिस्ट्रीज ऑफ हिस्ट्री हैव बीन सॉल्व्ड टुडे. और दुनिया आगे बढ़ेगी, पीछे नहीं जाएगी, कोई पीछे नहीं. राजनीति की बात करते हैं. राजनीति में आप ऑलरेडी 2 बार सांसद रहे हैं. आपको क्या लगता है जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, उनका कोई व्यापार काम धंधा होना चाहिए? क्योंकि वर्तमान राजनीति तो बहुत खर्चीला काम है. तो कैसे पैसे का मैनेजमेंट करे अगर कोई व्यक्ति राजनीति में आना चाहता है, खासकर से सांसद बनना चाहता है?
देखो ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैं आई एम इन पार्लियामेंट फॉर 4 months इन ईयर, उसमें भी छुट्टियां चलती रहती हैं, संडे सैटरडे वगैरह। तो मैं आई सी अबाउट, अभी जब परसों आया तो शनिवार को मैं 150 मरीज देख के आया एक दिन में। सो मैंने पहली अपनी संसद की जब टर्म थी तब भी और अब भी अपना काम नहीं छोड़ा, क्योंकि बेसिकली माई प्रोफेशन इज ए डॉक्टर, पॉलिटिक्स इज माई पैशन, माई वे ऑफ लाइफ। आई वॉन्ट टू हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ल्ड, उसके लिए मैं करता हूं मैं। तो इन लोगों का धंधा पॉलिटिक्स है, मेरा धंधा डॉक्टरी है, मेरा धंधा पॉलिटिक्स नहीं है। तो ज्यादातर ने तो यही कर दिया, अपना बिजनेस बना लिया। वो तो है, इसीलिए सारा ये प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो आपके हिसाब से पैरेलल कुछ बिजनेस या कुछ काम होना चाहिए डेफिनेटली, उसी को करना चाहिए। हाँ। एक सवाल और है, जो राजनीति में आप राहुल गांधी जी का सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप पारिवारिक राजनीति के पक्षधर हैं कि राजनीति में परिवारवाद होना चाहिए? देखो ये क्वेश्चन आज के हिंदुस्तान में करप्शन का और पारिवारिक राजनीति का ये सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है ना, बिल्कुल। आज सवाल है इमरजेंस ऑफ फासिज्म, and how to stop that, and how to stop it, and we are to stop it। कि हिंदू बहुसंख्यकवाद का जो वर्चस्व है, जो हिंदू राष्ट्र का जो एक ध्वज लहराने को उसको थॉट करना है। वो सोनिया भी कर सकती है, वो साथ में प्रियंका भी लग सकती है, वो राहुल भी लगता है। इनफैक्ट ये परिवार ही लगा हुआ है पूरे जोर शोर से, और अपनी जान हथेली पे रख के लगे हुए हैं, जान हथेली पे रख के लगे हुए हैं। आप तो सदन में हैं, राहुल जी से मिलते भी होंगे, आपको क्या लग रहा है राहुल गांधी में इतना पैशन कैसे आया, कहाँ से आया इतना कि वो बोलते हैं मैं राहुल गांधी हूँ, राहुल सावरकर नहीं हूँ, खुल करके बोल देते हैं? या बिल्कुल वो ऐसी बात है कि एक तो वैसे ही उसका जो कंपैशन है, जो एम्पैथी है लोगों के साथ है, जो उस पे ना मेरे को लगता है, पता नहीं ये बातें खोले में करनी चाहिए कि जो सोनिया जी है ना, शी इज ए कैथोलिक धर्म में दया प्यार, इसलिए वो राजीव गांधी के कातलों को माफ किया गया। बड़ी बात थी वो, बड़ी बात थी। इंडियन पॉलिटिक्स कोई नहीं करता उस पे रोटियां, लगातार रोटियां सेकता उस पे, फायदा उठाते उसका। तो वो कुछ गुण ना राहुल में सोनिया के जा रहे आए हैं, राजीव गांधी के कहाँ है? राजीव गांधी नहीं, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल बात है, ऐसा तो कहना ठीक नहीं है। नहीं आता है लीनेज, मेरे फादर की लीनेज मेरे में आई, मेरी बेटी में गई, मेरा बेटा जो मेरे उसकी माँ के मायके थे वहां से, उसकी लीनेज वहां से है। हाँ, होता है ये। लेकिन क्या वाकई में जो लड़ाई लड़ी जा रही है, वो लड़ाई में सफलता लग रही है? कुछ सफलता मिल रही है? हमें तो नहीं लग रहा कुछ सफलता मिल रही है। देखो ये लड़ाई ना, यही इज क्वेश्चन ऑफ एटीट्यूड, हाउ यू सी इट। फॉर मी इज इम्पोर्टेंट बैटल which has to be fought। मैंने 24 का इलेक्शन, मेरी इस आंख की, आई एम ब्लाइंड बाई दिस आई फॉर द लास्ट 18 years। अब मेरे दिल में, हार्ट में स्टेंट पड़ा हुआ है, मेरे को डायबिटीज है, मेरे को हाइपरटेंशन है, आई एम 75। 24 का चुनाव फिर भी मैंने लड़ा, और मैंने जंग लड़ी, मैंने चुनाव नहीं लड़ा। वो जंग अगर मैं ना लड़ता तो महाराजा पटियाला की वाइफ श्रीमती परनीत कौर कभी ना हारती, वो कांग्रेस बिल्कुल नहीं जीत सकती थी। मैंने एक सीट जमा कर दी थी यहाँ पे, और मैंने वो एक सीट जमा किया कांग्रेस के लिए। मैं अदरवाइज मैं एमपी पहले था, अब भी एक्स एमपी रहूंगा। पैसा मैंने नहीं कमाना, रिश्वत मैंने नहीं खानी, कोई काम मैंने राहुल गांधी से या भाजपा से नहीं लेना है। Why should I fight election? I fought because history wanted me to fight this election। इतिहास की मांग थी कि गांधी तू मैदान में आ जा, तुम्हारी जरूरत है राहुल गांधी को, तुम्हारी जरूरत है कांग्रेस को, तुम्हारी जरूरत है जमहूरियत को, तुम्हारी जरूरत है जो अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, जो उमर खालिद बैठा है, उसको तुम्हारी जरूरत है पार्लियामेंट में बोलने के लिए। तो आई एम फॉर उमर खालिद, आई एम फॉर भीमा का कोरेगांव पीपल, I am for the poor, I am for the Dalits, I am for minorities, and I am for Congress, and जो भी deprived class है उसकी आवाज, उसकी बात बनना चाहता हूँ, और मैं बन रहा हूँ। अभी पंजाब में क्या स्थिति लग रही है? क्या भगवंत मान की सरकार जो चल रही है उसको कैसे देखते हैं आप? और आपके तो जूनियर रहे, आप तो टोटल ड्रामा। They believe in drama. He is a stage man। आई देखो, मैं कभी ना, आई नेवर, अपने साथ में काम भी किया ना? हाँ, he was with me for the parliament for 5 years। Yes।
तो आप तो बहुत जब अच्छी तरह जब जब मेरे को उतारा है, लीडर ऑफ अपोजिशन, हाँ, तो उसको बनाया गया। तो बट आई डोंट गो इनटू हिज पर्सनल थिंग्स। कुछ लोग तो ना कैप्टन की रूसा और इसकी शराब की, इसकी शादी, दोबारा शादी, दीज आर नॉट द इश्यूज टू बी डिस्कस्ड। पर्सनल लाइफ लेकिन पर एज ए होल आपको क्या लग रहा है? ही इज अ स्पाइनलेस पर्सन who has totally bowed down to Delhi lobby, and he doesn't stand for Punjab and interests of Punjab. ये धीरे धीरे साफ हो रहा है। तो अभी तो लेकिन बाई इलेक्शन जीत गए और कह रहे हैं कि पंजाब बाई इलेक्शन तो हिस्टोरिकली बाई इलेक्शंस आर द domain of the ruling party always, with few exceptions here and there. नहीं, बट फिर भी क्या लग रहा है, पंजाब में कांग्रेस आ सकती है या आम आदमी पार्टी रिपीट कर सकती है? इस पे बात करूंगा मैं। नहीं, बट फिर भी नहीं, देखो ये होते हैं ना जो होते हैं ना वन लाइन स्टेटमेंट, ये बहुत खतरनाक होती है। नहीं, खतरनाक तो होती है, लेकिन खतरनाक होती है, क्योंकि पंजाब के बहुत लोग मुझे सुनते हैं, वो जानना चाहेंगे ना कि लोग चाहते हैं कि ये जाएं और ये भी लोग चाहते हैं कि कांग्रेस अकलमंदी से काम ले, कांग्रेस गुटबाजी से बाहर जाए और क्लियर एजेंडा लेके आए, नॉट लाइक देम। कई लोग तो कह रहे हैं गुटबाजी के कारण ही बाई इलेक्शन हारे। वो तो अभी आप कुछ भी कह सकते हैं आप नहीं, वो मतलब लोग कहते हैं ऐसा कि हाँ, वो बहुत लोग कहते हैं, पर इतना है कि कांग्रेस इज ए गुड ऑप्शन। और एक मैं बताता हूँ आपको ऑन द कैमरा कि भाजपा और आरएसएस इतनी शैतान है, दे नो इट वेरी वेल। कांग्रेस वाले को तो पता ही नहीं है, पंजाब कांग्रेस वालों को, बहुत से लोगों को दे नो इट वेरी वेल। अगर पंजाब में कांग्रेस के पैर लग गए, इट विल ओपन गेट्स फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया। और वो पूरा जोर लगाएंगे कि पंजाब में आपकी सरकार रिपीट करवा दो, कांग्रेस ना आए। तो यानी बीजेपी चाहेगी कि आम आदमी पार्टी? वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि खुद नहीं जीतेंगे तो वो कांग्रेस को नहीं जीतेंगे, वो इनको जितवा देंगे। तो क्या ऐसे ही गुजरात में भी अरविंद केजरीवाल यही चाह रहे हैं कि वो कांग्रेस को वहां से समाप्त करें? और वो तो है, वो तो है ही, वो तो दे आर डूइंग दिस फॉर उत्तराखंड, फॉर गोवा, फॉर पंजाब, फॉर हरियाणा एंड फॉर गुजरात आल्सो। दे प्लेड द रोल फॉर बीजेपी। नहीं, तो जो कहते हैं बी टीम है वो आप मानते हैं बिल्कुल पूरी तरह? पक्का 100%। बट ऐसे तो आरोप लगा रहे हैं, कोई प्रूफ तो ऐसा है नहीं। प्रूफ नहीं यार, आप मेरी अभी इंडिया गठबंधन में रहे, फिर वो बाहर निकल गया। अरे वो सब ड्रामा, बड़ी असल में घंटों चाहिए इस बात पे बात करने के लिए, बड़ी प्रॉब्लम है ये। आई वाज नॉट रेडी टू टेक हिम इनटू द इंडिया अलायंस। ये उसने नेटवर्क बनाया, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये इसका केसीआर और नीतीश कुमार, घेराबंदी की कांग्रेस की, फिर वो अंदर उसको लेना पड़ा। पंजाब में तो फिर भी नहीं हुआ, पंजाब में गठबंधन में हमने नहीं होने दिया। अच्छा, आपने मना किया? हाँ, पंजाब यूनिट खड़ गया कि हम इससे बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो राजनीति, देखो अब क्या हुआ, अब दिल्ली में हार गए ना, लाइनें हमारी खींची हुई हैं भाजपा से, जिंदगी मौत की लड़ाई है। ये हर जगह पहुंच जाता है कह के कि मैं भाजपा का विरोधी हूं और हमारी वोट काटता है। इसकी पॉलिटिक्स खत्म होने का समय आ गया है। अच्छा, it must end now, otherwise India politics will be more confused with every passing day. His politics must end now. कांग्रेस के वोट की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की क्यों है, कांग्रेस की नहीं है? कांग्रेस अपना वोट संभाल के रखे। देखो वो तो मैंने पहले कहा, कांग्रेस की हिस्टोरिकल लिमिटेशंस है। बहुत देर बाद, मैं सीधी बात बताऊं जी, with due respect for every congressman, every leader, every prime minister, after Nehru, the second ideological leader Congress has produced is Rahul Gandhi. With due respect to Indira Ji, Rajiv, everybody, with due respect, yes, everybody, the second ideological leader Congress has produced is Rahul Gandhi. So और मैंने कोई I have no axe to grind with Rahul Gandhi. मेरे कुछ नहीं। But do you feel he is going to be the Prime Minister of India? ये तो भविष्य के गर्म फिर भी आपको क्या लगता है? He should be. Yes. ऐसा क्या आपने देख लिया राहुल गांधी में? लोग तो कह रहे हैं अभी वो उतने मैच्योर नहीं है। नहीं, लोगों को पता ही नहीं है हाउ फेयर ही इज,
how clean hearted he is, how fair he is. बट उनकी जो चौकड़ी है वो शायद राहुल गांधी को काम नहीं करने दे रही ये है। चौकड़ी मैं क्वेट नहीं करता, चौकड़ी में नहीं पता मैटर तो करता है। देखिए कौन चौकड़ी, 2010 में मैं राहुल गांधी से मिला था, लेकिन उनके जो साथ के लोग हैं फिर उन्होंने शायद आगे काम ही नहीं करने दिया, नहीं तो शायद कुछ और। That's a long chapter. I don't want to touch it in a short interview because उससे misinterpretations बहुत हो जाती है। बट फिर भी थोड़ा तो बताइए ना, आप ऑलरेडी वहाँ हैं। कांग्रेस की जो दिल्ली कांग्रेस है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता, और जो पंजाब की कांग्रेस है उसके बारे में मुझे यकीन है कि वो इट विल रीड व्हाट इज रिटन ऑन द वॉल, जो दीवार पे लिखा है वो पढ़ेंगे और अपना सभी मतभेद छोड़कर। बाजवा साहब क्या ठीक चला रहे हैं? हाँ, सभी अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे हैं, सभी कमिटेड है, ट्रेडिशनली कांग्रेसमैन है, दे हैव कांग्रेस इन देयर हार्ट्स। पर कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में जो इशू है वो खत्म होने चाहिए। हो पाएंगे? जरूर होंगे, अगर नहीं होंगे तो ये नहीं होंगे। अच्छा, फिर आम आदमी पार्टी आएगी? बिल्कुल। अच्छा, जो अभी देश में हमने बात भी की जाति धर्म की, ये जो बांटने की राजनीति चल रही है इससे कैसे बचा जाए सर? क्योंकि ये बड़ी बात है। आपका क्या अनुभव है? लोग क्या, क्योंकि आपको सुनना तो चाहते हैं। हाँ, देखो ये जो धर्मोन्माद है और जो जाति का वर्चस्व है और जो धर्म है, इसकी जो पकड़ है वो संस्कारों तक है, संस्कार के लेवल पे है। इट इज वेरी टफ बैटल, इट इज वेरी टफ बैटल। पीढ़ियां लगेगी, पीढ़ियां, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। तो जो यूरोप में रेनेसां हुआ, विज्ञान आया 17वीं 18वीं 19वीं सदी में, और जो वहां एक स्ट्रगल चली बिटवीन साइंस एंड चर्च, रिलीजन, साइंस एंड चर्च, नो डाउट रिलीजन चर्च था। जो गलीलियो को ब्रूनो को जिंदा जला दिया, कोपरनिकस को जेल कोठरी में डाल दिया, गलीलियो को जार दिया। हमारा एक मेडिकल साइंस सर्विटस, जिसने कहा कि हार्ट के 4 खाने होते हैं, और हजारों नहीं सैकड़े साइंटिस्ट को चर्च ने परसिक्यूट किया। वो एक फेज थी जब लोगों में जो वैज्ञानिक चेतना का पसार हुआ। वो ऐसा कुछ हिंदुस्तान में हुआ ही नहीं। एक टोपी नुमा जमहूरियत, एक मध्ययुगी सामंतवादी समाज के सिर पे लाद दी गई। जो मन का जमहूरीकरण होता है, जो डेमोक्रेसी अंदर से आए वो नहीं है। आपके पड़ोस में आपका पड़ोसी औरत को पीट रहा है आधी रात को, और आप यू वॉन्ट देयर, तू मेरे सामने हाथ लगा के, हु आर यू टू बीट लाइक एनिमल? तू होता कौन है? वो आप में नहीं, वो हमारे में नहीं है। और तो मतलब आप और जाति के नाम पे गुलामी की तरह ही। हाँ, हम लोग ना गुलाम मानसिकता के शिकार हैं। माई बाप कल्चर, ऊपर चमची नीचे दबका, हाई कमांड होना चाहिए। अब बॉस के सामने चमची और जो चपरासी है उसको डराना, उसको दबका लगाना, वहां रोब डालना, ये हमारे करैक्टर में है। तो ये लंबी लड़ाई है, लड़ेंगे, कोई बात नहीं, दिखा जाएगा। नहीं, बट फिर भी क्या धर्म और जाति समाप्त हो सकता है कभी ये लड़ाई? बिल्कुल। ये तो इसका कोई बेसिस नहीं है, इसका कोई बेसिस ही नहीं है। ये डर से पैदा हुआ और आज भी डर बिक रहा है। अच्छा, धर्म जाति सिर्फ डर के कारण ज्यादा है? डर बिक रहा है। नहीं, धर्म जाति संस्कारों में है। धर्म भी अब संस्कार का हिस्सा बन चुका है, लेकिन डर भी है। अब मैं आपको सिंपल जान, डॉक्टर का पास गए हो आप, जितना आप डॉक्टर से आप डरा लेगा उतना आप उसको आप तो डॉक्टर हो गए, ऐसी बात बोल रहे नहीं। डॉक्टर डर बेचता है। सभी नहीं, आई वांट जनरलाइज नहीं करेंगे। एम्स भी है, पीजीआई भी है, जहां मेजॉरिटी जो प्राइवेट सेक्टर है वो डर बेचता है। अगर डर ना बेचे तो अस्पताल ही चलेंगे। सर, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, व्यक्तिगत है थोड़ा सा, बट मुझे लगता है आप माइंड नहीं करेंगे। आप राजनीति में आए तो परिवार और राजनीति कैसे कोऑर्डिनेशन? परिवार तो नहीं रह पाता है, परिवार के साथ समय दे पाना राजनेता के लिए, क्या ये संभव है? चीजें वैसे ढल जाती हैं, परिवार स्वीकार कर लेता है, वैसे समय नहीं दे पाता है। बट इफ यू आर डेमोक्रेट, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स वाइफ इज ऑफ दैट इक्वालिटी, अच्छा, टुवर्ड्स चिल्ड्रन इज दैट ऑफ इक्वालिटी व्हिच ही डजंट सी इन द नेबरहुड। तो कहते ही इज अ ग्रेट पर्सन, आई लव।
बच्चे कहते हैं Give कमाल है, कमाल है, यस। तो आपका वैल्यू सिस्टम अगर हायर है तो आपके परिवार स्वीकार करता है। अगर वैल्यू सिस्टम का कमीना है, आप लड़की से पूछते हैं कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो, तो वो कहेगा बट नॉनसेंस। हमने अपने बच्चों को आजादी दिया है, उनका अपना हस्बैंड चुने, लड़का अपने लिए वाइफ चुने, वाइफ जहाँ उसने जाना जाए, फ्रीडम है उसको। I mean, मतलब सभी लोग अगर जितनी आप उसको फ्रीडम देंगे उतना ही वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, कॉन्फिडेंट होंगे। बहुत सी बातें हैं, आपने बहुत टॉपिक लंबे चौड़े टॉपिक नहीं, जल्दी कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति को अभी आप कैसे देखते हैं? क्या अब अरविंद केजरीवाल का सूर्य उदय हो गया, अस्त होगा? अस्त होगा। कुछ लोग कह रहे हैं बाउंस बैक करेंगे अरविंद केजरीवाल। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। दैट पीरियड इज गॉन। बट अभी पंजाब में भी दिख रहा है अरविंद केजरीवाल वहीं ज्यादा समय दे रहे हैं, गुजरात में भी समय दे रहे हैं। मजबूरी है, वो तो करता रहेगा वो। बिकॉज यार मैं आपको और बात बताता हूँ जी, आप तो रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ी गहराई से सोचना। दिल्ली में एक ही वोट बैंक है, 14 में मोदी 7 सीटें ले जाता है, 15 में केजरीवाल 67 ले जाता है, ठीक है। 19 में मोदी 7 सीटें ले जाता है, 20 में अरविंद केजरीवाल 63 सीट ले जाता है। वही वोट बैंक है, वही लोग हैं, वो सेंटर के लिए मोदी को वोट देते हैं और दिल्ली के लिए इसको देते हैं फॉर फ्रीबीज एंड ऑल दैट, फॉर मैनी रीजन। दिल्ली में बीजेपी हारती है और आरएसएस जीतती है। आम आदमी पार्टी मतलब आरएसएस जीतती है। कैसे जीतती है? अगर अरविंद केजरीवाल जैसा बंदा जो अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ, जो अपना वो बनाए बैठा है, अभी तक ईमानदारी का नकाब ओढ़े बैठा है, अभी तक जनता में उसकी वो पैंठ बनी हुई है, अगर वो हनुमान मंदिर जाके हिंदू चिन्हों का प्रदर्शन करता है तो आरएसएस की जीत है। वो आरएसएस खुश हो जाता है कि चलो हमारा आदमी है, वो जीत है। आरएसएस की कोशिश है कि सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों हमारे पास रहे। अच्छा, यस, कि सत्ता भी हमारे पक्ष। वो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, बिकॉज कांग्रेस मीन्स डेथ नेल फॉर आरएसएस एंड बीजेपी। अभी एक नेता ने कहा ना राहुल गांधी के ऊपर मुंबई हाई कोर्ट में कि भाई ये कल को प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आरएसएस पे बैन ना लगा दें। यस, क्योंकि राहुल गांधी तो आरएसएस के खिलाफ खुल के बोलते रहते हैं। तो बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, हम सभी बोलते हैं। नहीं, लेकिन क्या डर नहीं लगता आप लोगों को या राहुल गांधी को कि कल को? डर लगता है, देखो डर लगता है। असल में ना, जब आप ये ठान लिया, जब मैं राहुल गांधी की यात्रा में विदाउट बीइंग ए कांग्रेसमैन, मैं कांग्रेस में नहीं था, मैं कन्याकुमारी चला गया कि इट इज फॉर ए नोबल कॉज, इट इज एंटी आरएसएस, एंटी कॉर्पोरेट, एंटी सो कॉल्ड सूडो नेशनलिज्म, आई मस्ट बी पार्ट ऑफ इट। तो मैं घर कह के गया था कि इसके बाद आई एम गोइंग टू बी ए डिफरेंट पर्सन, इनकम टैक्स आ सकती है, मेरे पुराने केस उखड़ सकते हैं, मेरी क्लिनिक बंद हो सकती है, मुझे बाकी उम्र जेल में रहना पड़ सकता है। मैंने वाइफ को बोला कि आपको मंजूर है? कहती हमें मंजूर है। जिस आदर्श के लिए सारी उम्र लड़ते रहे, अगर आज वो आदर्श ऐसे पूरा होता तो ऐसे पूरा करो। क्या सो दिस इज द स्पिरिट। तो आपको ये जो सपोर्ट मिला फैमिली का, ये बहुत बड़ी चीज है। यस। अच्छा, क्या राजनीति में जो ये परिवार की बात आपने कही, परिवार का सपोर्ट मिले तो राजनीति थोड़ी आसान हो जाती है? डेफिनेटली। तो आपने कैसे करना? जो आदमी ना किरत होती है, आप बैठे हैं काम कर रहे हैं, मैं बैठा हूँ काम करना हूँ, काम करता आया हूँ, अब ये भी काम करेगा जाके। जो काम से भगौड़ा है, जो परिवार से भगौड़ा है और जो समाज से भगौड़ा है, वो तो आदमी टकेगा नहीं है। काम से, समाज से और परिवार से। असली संत हम हैं, तुम हो। असली संत हम लोग हैं, यानी जो परिवार में रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, समाज की भी निभाते हैं, परिवार की निभाते हैं, और सही और एक समाज को ऐड करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब मोदी जी जैसे लोग जो परिवार छोड़ देते हैं। मैं मोदी की बात नहीं करता, मैं आसाराम की बात भी करता हूँ, मैं उसकी भी डेरा जो है सरसे वाले की बात करता हूँ। ये सभी समाज से भगौड़े हैं, ये परिवार से भगौड़े हैं। उन्होंने उस जिम्मेदारी को नहीं निभाया। दैट्स रॉन्ग। आई डोंट टॉक अबाउट मोदी।
देखो मैं इंडिविजुअली बात नहीं करता। राहुल को आप बीच में ले आए तो मैंने बात किया था, आई वांट टू टॉक टू यू ऑन फिलॉसफी। मैं आपसे फिलॉसफी बात आप भी देख लो, इसमें से क्या काटना है काट देना, जो आपको लोगों इससे गंदी फंस जाएगा। नहीं देख लेगा भाई, कुछ फंसाने वाला है ही नहीं, बहुत जनरल चीजें ली है मैंने आप पे यकीन किया। नहीं मैं बहुत बिल्कुल जनरल बात कर रहा हूँ। एक दो सवाल और जल्दी से बस। ईमानदारी से बताइए, क्या ये जो कांग्रेस की इस समय की स्थिति है, इससे कांग्रेस उभर सकती है? क्योंकि लोग कह रहे हैं नहीं उभर सकती, कांग्रेस को बहुत ड्रास्टिक चेंज करना पड़ेगा, ड्रास्टिक बदलाव करने पड़ेगा, उसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं है शायद। कांग्रेस लेट मी टच इट अदर वे अराउंड। अगर कांग्रेस नहीं उभरेगी ना तो देश डूब जाएगा। देश डूब जाएगा? यस, बिकॉज इंडिविजुअल पार्टी, ममता, सपा, Lalus, all these people, they cannot defeat BJP. It is only Congress. They don't have the ideological. ये कभी ना कभी सभी ने माथा टेका है नागपुर जाकर, लालू एंड राहुल, और फॉर दैट मैटर इंटायर कांग्रेस ही के ऐसी जमात है जिसके इंडिविजुअल मेंबर तो भाग्य होंगे, पर एज ऑर्गेनाइजेशन सैद्धांतिक तौर पे कभी माथा नहीं टेका। And I for those who don't vote to Hindu Rashtra, who want to live in a democratic, secular, pluralistic India, a beautiful India bouquet of all people, not just of one religion. मैं फिर कहता हूँ, मैं हिंदू पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता। बड़ी बात कही आपने कि भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। यस, उसमें मैं उससे पहले मरना चाहूंगा। जैसे बर्बाद हुआ पाकिस्तान, वैसे भारत भी बर्बाद होगा, और उसको बचाने के लिए कांग्रेस का आना जरूरी है। हर के लिए जरूरी है। क्या उसके लिए कांग्रेस ही तैयार है कहीं? क्योंकि मैं पप्पू यादव जी का मेरा पॉडकास्ट था, पप्पू यादव जी ने कहा कांग्रेस को कांग्रेस ही डुबो रहे हैं। नहीं, वो जेनरिक स्टेटमेंट्स हैं, जेनरिक है वो। मैं भी कह सकता हूँ नहीं, बट वो कह रहे हैं कुछ कांग्रेस ही जिम्मेदार है। पप्पू इज राइट, बट दीज आर जेनरिक स्टेटमेंट, इससे निकलता कुछ नहीं है, कुछ निकालना पड़ेगा ना। तो किसको निकाला जाए? राहुल गांधी तो कहते हैं कुछ बारात के घोड़े होते हैं, कुछ रेस के घोड़े होते हैं, हम बारात के घोड़ों को रेस में लगा देते हैं, रेस के घोड़ों को बारात में लगा देते हैं। नहीं, देखो एक ना ग्रेट चर्निंग इज गोइंग ऑन, मंथन हो रहा है। दिख तो नहीं रहा सर चर्निंग, होता है डेली लेवल पे होता है। क्योंकि आप कांग्रेस से सांसद है इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं, कुछ परिवर्तन आपको नजर आ रहा है क्या कांग्रेस में? केसी वेणुगोपाल साहब संगठन महामंत्री हैं, अब ये सवाल कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। नो कमेंट, आप बोलेंगे नहीं उसमें। नो कमेंट ऑन द कांग्रेस। लेकिन उन्होंने संगठन को तो खड़ा करने के लिए कुछ रोल प्ले नहीं किया उन्होंने। ये आप ये बात सोचो ना कि जो मैलिस 50 साल का है उसको कोई राहुल गांधी 5-4 साल में कैसे खत्म कर सकता है? तो आपको क्या लग रहा है 50 साल लगेंगे फिर? इट कुड बी एनी टाइम, और हिस्ट्री में सम टाइम developments are so quick and so drastic, आप सोच भी नहीं सकते। रात में कुछ आप सोच भी नहीं सकते। सर कुछ लोग कह रहे हैं, आप तो सांसद हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मोदी सरकार अपना टर्म पूरा नहीं करेगी, अभी स्थिति ऐसी लग रही है। आपको भी लग रहा है क्या? क्योंकि जब से धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ तब से तो बहुत चर्चाएं गर्म हो गई हैं। ये हो सकता है ना करे, बट मेरे लिए ये बड़ा मुद्दा नहीं है। करे क्योंकि ना आपको लगेगा, अजीब लगेगा है, तो मेरा भी तजर्बा है एक, जो भारत की राजनीति में आरएसएस और भाजपा की जड़ ला गया, पता कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। जिस भाजपा और आरएसएस को लोग चिमटी से टच करने को तैयार नहीं थे, उसको क्रेडिबिलिटी और लोगों में उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी वाजपेयी बना गया। सबसे बड़ा अपराध उन्होंने कर दिया है। मोदी तो आगे चल रहा है, ये तो इससे भी खतरनाक और बंदे आएंगे। योगी जी आएंगे। असली जो वो मॉडेस्ट चेहरा, वो सबसे मिलने वाला, वो एक एक्सेप्टेबल चेहरा, वो वाजपेयी था मेरे लिए। नहीं, बात सही है आपकी, बिल्कुल हम भी मानते हैं इस बात। वो वाजपेयी था, क्योंकि जड़ें जब मजबूत हुई। सर आखिरी सवाल, आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत लोग सुन रहे हैं, आज से 10, 20, 50 साल बाद भी ये पॉडकास्ट सुना जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे, जो भी मैसेज आप युवाओं को देना चाहें जो हमें सुन रहे हैं? देखो, एक तो साइंस एंड साइंटिफिक टेम्पर, बिलीव
not what you see, but believe what you feel is right. And that's all. और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। बट क्या राजनीति में इससे कुछ बदलाव होगा कि सिर्फ इंसान साइंटिफिक टेम्पर ही डेवलप कर ले? नहीं, वो दिस इज वन वे टू रीच द ट्रूथ, टू रीच द ट्रूथ। अदरवाइज तो आदमी ट्रूथ तक पहुंच ही नहीं सकता। अदरवाइज तो आदमी ट्रूथ तक पहुंच नहीं सकता। आप बताओ, और कैसे पहुंचेगा ट्रूथ तक? साइंटिफिक वे से ही साइंटिफिक वे से ट्रूथ पहुंचेगा। तो युवाओं को साइंटिफिक होना जरूरी है। यस, जो साइंटिफिक होना जरूरी है, और हर बात पे एक वैज्ञानिक नजरिया बनाना बहुत जरूरी है। क्यों हो रहा है, क्यों फॉलो ना किया जाए। वाई शुड बी द स्लोगन ऑफ द यूथ। अगर गरीबी है, मुफलिसी है, जहालत है, पछड़ापन है, अनपढ़ता है, बीमारी है, बैकवर्डनेस है, तो वो क्यों है? कारण पता चलेगा तो निवारण पे भी तो निवारण है। तो साइंस वो सिखाती है क्वेश्चन करना, क्वेश्चन मार्क। ठीक है सर, आपके साथ ये पॉडकास्ट बहुत जबरदस्त रहा और बहुत दिल से खुल के आपने बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।